हेलो दोस्तों। पाइथन की सीरीज शुरू करते हैं और जो सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वही पॉइंट यहाँ डिस्कस किए जाएंगे जिनका आपको पता होना चाहिए और जो एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, एक्स्ट्रा टॉपिक वो मैं यहाँ बिल्कुल भी नहीं लेके आई हूँ। 90 to 95% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से बन जाते हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइथन के इन्हीं टॉपिक से। तो जो टॉपिक मैं अब आपको कराऊंगी वो है हमारे पाइथन के फीचर, कि भाई पाइथन के क्या क्या फीचर है, पाइथन काम कैसे करता है। उसके बाद है वर्किंग है पाइथन की एग्जीक्यूशन मोड, पाइथन के कीवर्ड्स, पाइथन के आइडेंटिफायर्स, पाइथन के वेरिएबल्स एंड पाइथन के डेटा टाइप। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाइथन के फीचर से कि भाई पाइथन के फीचर क्या है, पाइथन काम कैसे करता है। देखो, अब पहला जो फीचर है पाइथन का वो क्या है, ये एक ओपन सोर्स लैंग्वेज है। ओपन सोर्स का क्या मतलब है, पाइथन का हमारे पास कोड भी फ्री होता है और पाइथन का हमारे पास क्या है, इसको हम यूज़ भी फ्री में कर सकते हैं। उसकी कोई कॉस्ट हमारे से नहीं ली जाती, बिल्कुल फ्रीली सारा सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, इन सब के लिए हमें बिल्कुल भी पे नहीं करना होता। ठीक है भाई। एक होते हैं हमारे पास फ्री सॉफ्टवेयर या फ्री लैंग्वेज, उसमें क्या होता है वो सिर्फ हमारे पास अवेलेबल होते हैं किस चीज़ के लिए, फ्री में यूज़ करने के लिए, लेकिन उनका कोड हमें फ्री में अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर, फ्री लैंग्वेज, वैसा कुछ। लेकिन ओपन सोर्स में क्या होता है, हमारे पास कोड भी फ्री में अवेलेबल होता है और उसको हम यूज़ भी फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास केस सेंसिटिव। पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। ठीक है, केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, अब जैसे मैंने ये लिखा है ट्रू, एक लिख दिया मैंने ये ट्रू, और एक सेम ट्रू मैं लिख रही हूँ जिसका मैंने टी जो ये कैरेक्टर है ये मैंने क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में कर दिया। ये थोड़ा सा हो गया हमारा यहाँ, ये देखो समझ जाओ तुम, ये मैंने यहाँ क्या लिखा है, ट्रू लिखा है, जिसका एक लेटर क्या है हमारा, स्मॉल में है। ठीक है, तो इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। ये जो टी है, ये जो ट्रू मैंने यहाँ लिखा है और ये जो ट्रू मैंने यहाँ लिखा है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल क्या है, अलग है पाइथन में। ठीक है, इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग है पाइथन में, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल भी सेम नहीं है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। वो हमारी क्या है, इन दोनों चीज़ों का मतलब है। अगर कोई चीज़ हमारी स्मॉल लेटर में लिखी हुई है, कोई हमारी कैपिटल लेटर में लिखी है, तो उनका मतलब हमेशा हमारा क्या होगा, अलग अलग होगा। इससे हम कहते हैं कि पाइथन हमारी क्या है, केस सेंसिटिव है। उसके बाद है यूज़ इंडेंटेशन एंड ब्लॉक। ठीक है, इंडेंटेशन और ब्लॉक का क्या मतलब है, एक जैसे मैंने यहाँ लिखी है हमारी, ये मैंने लिखी है हमारी एक लूप। ठीक है, ये मैंने यहाँ लिखी है लूप, राइटिंग तुम देख लेना, यहाँ इससे अच्छी आ नहीं रही है। ठीक है, बस समझ जाओ, इतना कुछ लिखना है भी नहीं, ऑलरेडी मैंने लिख रखा है। ठीक है, एक देखो ये हमारी क्या है, यहाँ लूप है, ये एक लूप ये है, दूसरी लूप ये है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लूप। जब एक लूप के अंदर दूसरी लूप लिखेंगे, ठीक है, एक कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर दूसरी कंडीशनल स्टेटमेंट भी आ जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। अब हमारी सी लैंग्वेज हो गई, C++ हो गई, अगर उसमें हमें नेस्टेड ब्लॉक दिखाना है तो हम क्या करते हैं, ये जो पैरेंथेसिस हैं ये वाली, इनका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ऐसे इन पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। लेकिन जो है हमारा पाइथन है, पाइथन में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, पाइथन में हम इन पैरेंथेसिस का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि हम यहाँ किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब इंडेंटेशन का यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यहाँ अगर एक लूप ये है, एक लूप मैं इसके अंदर लिखती हूँ। ठीक है, लूप लिखूंगी या फिर कोई भी क्या लिखती हूँ, स्टेटमेंट लिखती हूँ, तो क्या है भाई, यहाँ मैं क्या करूँगी, कोई भी पैरेंथेसिस नहीं लिखूंगी। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। ये मैंने यहाँ से शुरू किया था, ये मैंने यहाँ से शुरू कर दिया, थोड़ा सा स्पेस दिया या फिर थोड़ा सा टैब दे दिया। ये जो थोड़ा स्पेस और टैब मैंने दिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है,
तो पाइथन में हम किसका यूज़ नहीं करते, ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ नहीं करते। यहाँ हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं या फिर इंडेंटेशन देते हैं, टैब देते हैं। ठीक है। अगली बात है, पाइथन में बिल्ट इन लाइब्रेरी और बिल्ट इन फंक्शन होते हैं। फंक्शन तो हमें पता है कि क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है। ठीक है, जो बार बार रिपीट होते हैं उनको हम एक फंक्शन में बना देते हैं, फंक्शन में डाल देते हैं और फिर उस फंक्शन का यूज़ करते रहते हैं। अगर पता है तो ठीक, नहीं पता है तो आगे हम फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और अब फंक्शन क्या होते हैं, मतलब वो मैं डिस्कस करूँगी ही। उसके बाद बिल्ट इन लाइब्रेरी क्या होती है, जो ये फंक्शन हम बनाते हैं, इन फंक्शन को हम कभी इन फंक्शन का भी अगर हमें क्या बना दे, ग्रुप बना दे, उस ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी बोलते हैं। पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरी हैं जिनका यूज़ करके काम करना बहुत इजी हो जाता है, इसलिए पाइथन हमारी और लैंग्वेज की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है। ठीक है। अब है पाइथन हमारी क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, अगर हमने पाइथन का कोड किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लिखा है, किसी एक सिस्टम में लिखा है, तो हम उसको दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, दूसरे किसी सिस्टम में जाके ईजिली क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। उससे हमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काम बड़े आराम से कर सकते हैं। उसके बाद है यूज़ ऑफ वेब सर्विसेज एंड ऐप डेवलपमेंट। मतलब पाइथन का हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, वैसे बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर फील्ड है जहाँ पर हम क्या करते हैं, पाइथन का यूज़ करते हैं। मेनली हमारा क्या होता है, वेब डेवलपमेंट में होता है। अब है वर्किंग ऑफ पाइथन, की पाइथन काम कैसे करता है, कैसे हम पाइथन के कोड लिखते हैं, कैसे वो रन होते हैं। ठीक है, किस चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें। अब देखो, अब पाइथन का कोड तुम्हें लिखना है, पाइथन का कोड तुम्हें रन भी करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी ही होगी। ठीक है। तो या तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम पे वो प्लेटफॉर्म इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर क्या कर सकते हैं हम, क्या है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और जो ये प्लेटफॉर्म हम पाइथन के कोड को रन और एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन का इंटरप्रेटर। या तो इंटरप्रेटर तुम्हारे कंप्यूटर सिस्टम पे इंस्टॉल होना चाहिए, या फिर ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो हम क्या करेंगे, एक पाइथन का इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब उसको ओपन करोगे तो उसकी कुछ ऐसे इंटरफेस तुम्हें दिखेगी। ठीक है। और ये जो इंटरफेस होते हैं, ये जो इंटरप्रेटर होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पाइथन की शेल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पाइथन की शेल बोलते हैं। और इस पाइथन की शेल में तुम्हें 3 ऐसे कुछ सिंबल देखने को मिलेंगे। इन सिंबल को हम क्या बोलते हैं, पाइथन का प्रॉम्प्ट बोलते हैं। ठीक है। इस प्रॉम्प्ट में ही हम क्या लिखते हैं, अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं जाके, जो हमें रन करनी होती है। अब यहाँ देखो, इस इंटरफेस में तुम्हें यहाँ दिख रहे होंगे पाइथन का प्रॉम्प्ट, और यहाँ मैंने क्या लिखी है, अपनी स्टेटमेंट लिखी है। एक ये स्टेटमेंट है, एक ये है, एक्सप्रेशन हम जिनको बोलते हैं, ये वाली है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ लिखी, एंटर प्रेस किया, मेरा आउटपुट आ गया। स्टेटमेंट लिखी, एंटर प्रेस किया, आउटपुट आ गया। स्टेटमेंट लिखी, एंटर प्रेस किया, आउटपुट आ गया। जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं वो हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉम्प्ट के सामने लिखते हैं। जब एंटर प्रेस करेंगे तो वो आउटपुट हमारा प्रॉम्प्ट के सामने नहीं आएगा, आउटपुट हमारा नॉर्मल सिंपल ऐसे ही आएगा, वहाँ कोई प्रॉम्प्ट हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है। तो ये सारा काम जो है ऐसे होता है, हमारे पाइथन की वर्किंग, ऐसे हम कोड लिखते हैं और ऐसे हमारा कोड रन होता है। अब है हमारे पास पाइथन के एग्जीक्यूशन मोड। किस किस मोड में हमारी जो पाइथन की स्टेटमेंट है, पाइथन की कोड है, वो एग्जीक्यूट होते हैं। तो हमारे पास 2 एग्जीक्यूशन मोड है। पहला है हमारे पास इंटरएक्टिव मोड एंड द सेकंड वन इज स्क्रिप्ट मोड। इंटरएक्टिव मोड की हम पहले बात कर लेते हैं, कैसे कैसे इसमें काम होता है, उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रिप्ट मोड की। देखो, इंटरएक्टिव मोड हमारा कैसे काम करता है। इंटरएक्टिव मोड में एक सिंगल टाइम पे, एक एट द सिंगल मोमेंट पे, एक सिंगल स्टेटमेंट ही हमारी क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है। वो कैसे, देखो मैंने हमें आपको यहाँ भी बताया था पीछे। यहाँ मैंने क्या है, स्टेटमेंट लिखी, स्टेटमेंट लिख के मैंने एंटर प्रेस किया और हमारा क्या आ गया, आउटपुट आ गया। ठीक है। ये जो मैंने सिंगल स्टेटमेंट लिख के एंटर प्रेस किया, द एट द इंस्टेंट, एट द मोमेंट जो मेरा आउटपुट आ गया था, इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा इंटरएक्टिव मोड। ठीक है। क्योंकि इसमें हम एक बार में हमने स्टेटमेंट लिखी, एंटर प्रेस किया, हमारा आउटपुट आ गया। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है, वो क्या है, अब जैसे तुमने अपना ये कोड लिखा, अपना काम फिनिश किया, और तुमने सारा सब कुछ सिस्टम बंद कर दिया, और अगले दिन तुम सेम स्टेटमेंट चाहते हो, सेम आउटपुट देखना चाहते हो कि तुमने क्या कोड रन किया था, तो तुम्हें दोबारा स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, दोबारा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब जाके तुम क्या है वो आउटपुट देख पाओगे।
ठीक है, मतलब तुम फ्यूचर यूज़ के लिए इन स्टेटमेंट को, इन कोड को सेव नहीं कर सकते इस मोड में। किस मोड में? इंटरैक्टिव मोड में। ठीक है, ये सारी जो कमियां हैं इंटरैक्टिव मोड में वो कौन दूर करेगा? स्क्रिप्ट मोड करेगा। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि क्या है इंटरैक्टिव मोड का, क्या है एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, ये देखो, ये मैंने तुम्हें यह एग्जाम्पल शो किया है कि प्रॉम्प्ट के सामने हमने क्या लिखा है? प्रिंट तनु। और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी मेरा आंसर यहाँ डायरेक्ट तुम्हें देखने को मिल रहा है विदाउट प्रॉम्प्ट। आउटपुट के सामने कभी भी प्रॉम्प्ट तुम्हें नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने एक सिंगल स्टेटमेंट लिखी, जैसे ही एंटर प्रेस किया एट द इंस्टांस हमारा क्या आ गया? आउटपुट आ गया तनु। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड हमारा कैसे काम? स्क्रिप्ट मोड में हम क्या करेंगे? अब इसमें हम एक टाइम पे, एक इंस्टांस पे, एक मोमेंट पे मल्टीपल स्टेटमेंट रन कर सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं? हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में तो हम एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब स्क्रिप्ट मोड में हम ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? ठीक है, तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल। क्या करेंगे? हम जितनी भी मल्टीपल स्टेटमेंट है, जितनी भी स्टेटमेंट्स हमें रन करनी है वो हम एक फाइल में लिख देंगे, और उस फाइल को हम क्या बोलते हैं? सोर्स फाइल बोलते हैं। ठीक है, और उसी फाइल को फिर हम क्या करते हैं? एग्जीक्यूट करते हैं। जब हम उस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे तो उस फाइल में जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, जितनी भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, वो भी रन वन बाय वन क्या होंगी? एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, तो हमने कोई फाइल बनाई, फाइल को हमने सेव किया, और पाइथन की फाइल को हम कैसे सेव करते हैं? .py एक्सटेंशन से उसको हम सेव करते हैं। पाइथन की फाइल को सेव किया, और वो सेव कहाँ होती है? पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में स्टोर होती है। तो वहाँ मैंने उसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे यहाँ एक मैंने एग्जांपल भी दिखाया है तुम्हें, यहाँ मैंने एक फाइल ली, फाइल में दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ लिखी है सिंपल सी, जैसे तनु और .8, ये हमें प्रिंट करनी है। तो मैंने ये फाइल बनाई, उसको कोई नाम दिया, उस नाम को मैंने .py से क्या किया? एक्सटेंशन से स्टोर कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं क्या करूँगी? हमारे इंटरप्रेटर में ऑप्शन होता है रन करने का, रन पे क्लिक किया। रन पे क्लिक करने के बाद मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरा ये आउटपुट आ जाएगा। फिर से देखो, आउटपुट के सामने क्या है? प्रॉम्प्ट नहीं है। आउटपुट से पहले प्रॉम्प्ट है और आउटपुट के बाद प्रॉम्प्ट है। आउटपुट के सामने हमारा प्रॉम्प्ट नहीं होता। तो ये मेन डिफरेंस था कि स्क्रिप्ट मोड में मल्टीपल स्टेटमेंट यूज रन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल, लेकिन इंटरैक्टिव मोड में हम सिंगल ही स्टेटमेंट क्या करेंगे? रन करेंगे। स्क्रिप्ट मोड में हम उसको क्या कर सकते हैं? सेव भी कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें देखना है, उसको रन करना है, रन करके उसका आउटपुट देखना है, तो वो हम इजीली कर सकते हैं। दोबारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इंटरैक्टिव मोड में हम क्या कर सकते हैं? उसको सेव करके नहीं रख सकते। अगला देखते हैं भाई कीवर्ड। पाइथन में कीवर्ड क्या होते हैं? पाइथन में कीवर्ड जो होते हैं वो होते हैं रिजर्व्ड वर्ड। रिजर्व मतलब ये पाइथन है, ये जो वर्ड है ये पाइथन में पहले ही प्री डिफाइंड है। इनका मतलब, इनके मीनिंग पाइथन में पहले से ही सेट कर रखे हैं भाई, किस पर्पज़ के लिए जो ये है ना वर्ड हमारे यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ स्मॉल लेटर में है, कुछ कैपिटल लेटर में है। ठीक है, ये चीज़ भी मैटर करती है। जैसे मैंने तुम्हें बताया था पाइथन केस सेंसिटिव है, जो है फॉल्स, नन और ट्रू, ये तीन है हमारे। ये हमारे क्या है? इनका जो पहला कैरेक्टर है वो हमारा कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में। ठीक है, और जो बाकी बच गए वो सारे हमारे किस में आएंगे? स्मॉल लेटर में आएंगे। ठीक है, अभी पाइथन में जैसे इफ़ है, एल्स है, ये सारे हमारे कीवर्ड्स हैं। 32 कुछ ये सारे टोटल कीवर्ड है शायद। और ये इनका पहले से ही मीनिंग सेट है। इनको हम किसी और काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जिस काम के लिए पाइथन में बनाए गए हैं सिर्फ उन्हीं काम के लिए इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड है। क्वेश्चन तुम्हारे कैसे बनते हैं कीवर्ड से? 3 से 4 तुम्हें ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उनमें पूछा जाएगा कौन सा पाइथन का कीवर्ड नहीं है। तो तुम्हें इनका ध्यान रखना है कि भाई ये जो है ना पाइथन की कीवर्ड है। एक तुम यहाँ देख रहे हो जैसे ट्राई है, तो कन्फ्यूज़न हो ही जाती है ऑप्शन में। जैसे ट्राई है, ट्राई है तो मान लिया तुम्हें ऑप्शन में कैच दे दिया जाए, लेकिन कैच तो हमारा क्या है? कीवर्ड है नहीं। ठीक है, और तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई जब ट्राई है तो कैच भी होगा। ठीक है, तो कुछ थोड़ा ध्यान से देख लेना, ध्यान से तुम्हें याद होने चाहिए कौन से कीवर्ड है और कौन से नहीं है। इनमें से एक आध क्वेश्चन तुम्हारा बन जाता है। अब बात करते हैं आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? देखो, हम किसी वेरिएबल का नेम लिख रहे हैं, किसी फंक्शन का नेम लिख रहे हैं। ठीक है, ये मैंने ए लिखा है, समझ जाना। ठीक है, थोड़ी शेप ठीक नहीं बन रही है।
ये देखो मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल में मैंने 2 असाइन कर दिया। किसी वेरिएबल का नेम ले रहे हैं हम, किसी फंक्शन का नेम ले रहे हैं, ठीक है, या कोई और अदर चीज़ें हमारे जो हम जिनका हम नेम देते हैं, उनका नेम लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। वो जो हम उनका नेम लिखते हैं उसी नेम को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर क्यों बोलते हैं, किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी नाम का तो ज़रूरत होती है। जैसे किसी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी पर्सन को बुलाने के लिए, उसकी पहचान करने के लिए किसी नाम की ज़रूरत होती है। उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, उसके आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो क्यों क्यों बोलते हैं उसको आइडेंटिफायर, क्योंकि उस नाम से हम उसकी पहचान कर पाते हैं। वैसे ही वेरिएबल का भी हम कोई नाम देते हैं, फंक्शन का भी कोई नाम देते हैं, और उसी नाम को हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। अब नाम हम ऐसे ही नहीं दे सकते, नाम देने के भी कोई रूल हैं। जैसे मैंने यहाँ ये वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल का क्या नाम दिया मैंने, ए दिया है, तो ये ए हमारा क्या है, यहाँ एक आइडेंटिफायर है, ठीक है। अब जैसे मैं बता रही हूँ कि भाई आइडेंटिफायर को नेम देने के कोई रूल होते हैं, नाम लिखने के क्या होते हैं, रूल होते हैं। ऐसे ही हम कोई भी नाम हमें जो है ना आइडेंटिफायर का नहीं दे सकते। तो वो रूल कुछ यहाँ लिखे हुए हैं जो मैं तुम्हें बताती हूँ। नेमिंग रूल में बताती हूँ कि भाई कैसे हम उसका जो है ना आइडेंटिफायर का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले क्या है, किससे स्टार्टिंग हो सकती है। जैसे ये हमारा वेरिएबल का नाम है, इसको हम कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी स्टार्टिंग हमारी कैसे हो सकती है। या तो हम क्या कर सकते हैं, किसी अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं, या हम क्या करेंगे, किसी अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे। या तो अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे या फिर अल्फ़ाबेट का यूज़ करेंगे स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी क्या, वो भी रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। देखो, शुड नॉट स्टार्ट विद सिंबल्स और नंबर्स, शुड नॉट स्टार्ट विद एनी सिंबल और नंबर्स। स्टार्टिंग में ना तो कोई सिंबल आना चाहिए ना कोई नंबर आना चाहिए। किसी भी लेंथ का हो सकता है, प्रेफर करेंगे उसकी लेंथ क्या हो, छोटी ही हो, ज़्यादा हम लंबी ना रखें। कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कीवर्ड क्यों नहीं यूज़ कर सकते, मैंने तुम्हें बताया, कीवर्ड का पहले से ही कोई मतलब सेट होता है, किसी प्रीडिफाइंड वर्ड के साथ मीनिंग के साथ बने होते हैं, पहले ही उनका कोई मतलब सेट होता है, तो हम उसको कोई नया मीनिंग, कोई नया मतलब नहीं दे सकते, ठीक है। तो कीवर्ड तो यहाँ हम बिल्कुल भी नहीं यूज़ कर सकते। उसके बाद स्पेशल सिंबल, ये जो स्पेशल सिंबल है, जैसे ये एम्परसेंट हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे क्या है नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद है हमारे लोअर केस, अपर केस, अल्फ़ाबेट, नंबर, अंडरस्कोर, मतलब यूज़ क्या कर सकते हैं। अब इतना जो मैंने तुम्हें ये 4 5 6 रूल बताए हैं, इनको छोड़ो तुम, मैं तुम्हें जो 3 बात बता रही हूँ उनका ध्यान रखना है, सिर्फ वही चीज़ें, वहाँ से सब कुछ क्लियर है। देखो, हमें 3 चीज़ों का यूज़ करना है, अल्फ़ाबेट का, नंबर का, अंडरस्कोर का। वेरिएबल का नाम लिखते समय हम इन 3 चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ जो मैंने यहाँ लिखी है, अल्फ़ाबेट, नंबर और ये है हमारा अंडरस्कोर। इन 3 चीज़ों का सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं, उसके अलावा हम कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। क्या, ना कोई स्पेशल सिंबल, ना कोई कीवर्ड, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ ये 3 चीज़ें हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इन 3 चीज़ों में भी एक और बात ध्यान रखनी है कि स्टार्टिंग हमेशा हमारी किससे होगी, या तो अल्फ़ाबेट से होगी और या फिर किससे होगी, अंडरस्कोर से। स्टार्टिंग में हम कभी भी नंबर नहीं लिखेंगे। नंबर आ सकता है हमारा वेरिएबल के आइडेंटिफायर के नेम में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। बस इन सारी बात का यही निचोड़ है कि भाई क्या है, हम ये 3 चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर के नेम में, और स्टार्टिंग हमारी हमेशा किससे होगी, या तो अल्फ़ाबेट से होगी या फिर अंडरस्कोर से होगी। नंबर से हमारी कभी भी स्टार्टिंग नहीं होगी। बस अब बात करते हैं हम वेरिएबल की। वेरिएबल के साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। ये चीज़ें भी कई बार पूछ ली जाती है, कॉमन है, तो हमें इनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या होते हैं। अब वेरिएबल हमारा क्या है, कोई ऐसा आइटम है, कोई ऐसा एलिमेंट है जो स्पेस लेता है, किसमें, मेमोरी में। मेमोरी में स्पेस लेता है, मेमोरी में स्टोर होता है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपनी वैल्यू जाके स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा है ए हमारा क्या है, वेरिएबल है। इस वेरिएबल का मेमोरी में कोई लोकेशन होगी, मेमोरी में इसका कोई स्पेस होगा, ठीक है, जिसने यहाँ अपनी थोड़ी सी बहुत जगह ले रखी होगी, और उस वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, अपनी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने, ये 2 है, 2 को मैंने किस में स्टोर किया, ए में, ठीक है। अब ये ए हमारा कोई बड़ी हमारे पास मेमोरी है, उस मेमोरी में क्या है, स्पेस है, कुछ स्पेस हमारा वहाँ ए का भी होगा, ठीक है। और उसमें क्या है हमारा, ये 2 जाके क्या हो गया, स्टोर हो गया। ये वैल्यू कहाँ हो गई, 2 में, इसमें इस स्पेस में जाके स्टोर हो गई,
ठीक है। इसका कोई एड्रेस वगैरह भी होता है, जैसे हर किसी घर का एड्रेस होता है, वैसे ही इसका भी हमारे पास क्या होता है, एड्रेस होता है। तो वेरिएबल वो हो गया जिसका मेमोरी में कोई स्पेस होता है, मेमोरी में लोकेशन होती है, ठीक है। वो कोई एलिमेंट हो सकता है, कोई आइटम हो सकता है, और जिसमें हम क्या करते हैं, अपनी वैल्यू को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं पाइथन में, ठीक है, उसमें वैल्यू कैसे असाइन करते हैं। अब जैसे दूसरी लैंग्वेजेस हैं हमारे, उसमें हम क्या करते हैं, पहले हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कि हम बताते हैं कि भाई ये चीज़ हमारी एग्जिस्ट करती है, ये हमारा वेरिएबल होता है, फिर उसमें वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में सिर्फ हमें क्या करना होता है, सिर्फ हम यहाँ लिखेंगे वेरिएबल का नाम, ठीक है, उसके बाद हम उसमें वैल्यू असाइन कर देंगे डायरेक्ट। जैसे ही हमने उसमें वैल्यू असाइन की, उसी टाइम पे वो क्रिएट हो जाता है, उसी टाइम पे वो डिक्लेयर हो जाता है, उसी टाइम पे उसमें क्या चली जाती है, वैल्यू असाइन हो जाती है। इम्प्लिसिट है हमारा क्या, डिक्लेरेशन, मतलब ये डिक्लेरेशन उसकी अपने आप हो जाती है। ना हम यहाँ कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करते कि भाई किस टाइप का ये हमारा वेरिएबल है, इंटीजर है, फ्लोट है। जैसे ही हम उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, उसी टाइप का हमारा ये वेरिएबल हो जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ 2 असाइन किया, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, जेंडर हमारा यहाँ क्या है, एक वेरिएबल है, और वेरिएबल में मैंने यहाँ क्या की है, वैल्यू असाइन की है, ये एक मैंने यहाँ कैरेक्टर असाइन किया है, ठीक है भाई। ना मैंने यहाँ इसका डेटा टाइप बताया, ना कुछ, सारी चीज़ें क्या है, जैसे ही मैंने इसमें वैल्यू असाइन की, उसी टाइम पे डिक्लेयर हो गया है, उसी टाइम पे इसमें वैल्यू असाइन हो गई है, उसी टाइम पे ये क्रिएट भी कर दिया गया है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल काम है पाइथन का, सब कुछ बहुत सिंपल ही चलता है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखी, उसी में 2-3 काम हमारे कंप्लीट हो गई। अब कंसेप्ट है एल वैल्यू का और आर वैल्यू का। एल वैल्यू क्या होती है और आर वैल्यू क्या होती है। एल वैल्यू क्या होती है, हमारा वेरिएबल होता है, वेरिएबल को ही हम क्या बोलते हैं, ये चीज़ हमारी क्या है, एल वैल्यू है, जिसका क्या है, मेमोरी में कोई स्पेस है, कोई लोकेशन है, जिसमें हम कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और जो वैल्यू हम असाइन करते हैं किसी वेरिएबल में, उसको हम क्या बोलते हैं, आर वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है तो बड़ा इजी, लेकिन पता तो होना चाहिए एल वैल्यू क्या है, आर वैल्यू क्या है। अगर हम इसको इससे रिलेट ना करें तो क्या पता क्या एल वैल्यू क्या आर वैल्यू। तो बस यही सिंपल सा कंसेप्ट है, जो वेरिएबल होते हैं हमारे, जिसमें वैल्यू असाइन करते हैं, वो एल वैल्यू है। एल का मतलब है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड, और आर वैल्यू है हमारे यहाँ राइट हैंड साइड वाली वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा टाइप्स की। पाइथन में डेटा टाइप क्या होते हैं। पाइथन में 5 टाइप की क्या है ना डेटा टाइप, पाइथन में 5 टाइप के डेटा टाइप होते हैं। पहला है हमारा नंबर, उसके बाद है सीक्वेंस, उसके बाद है सेट, ठीक है, फिर है मैपिंग, और है नन। कोई सीक्वेंस में नहीं है कि भाई इसी अकॉर्डिंगली चलेंगे, कैसे भी कर सकते हैं इनको। देखो अब पहला है हमारे पास, अब हम इसमें देखेंगे कि भाई ये इतने सारे हैं हमारे डेटा टाइप हैं, किस डेटा टाइप का यूज़ हमें कब करना है, कब किसको प्रेफर करना है। बहुत सारे इसमें सेम भी है, उनका बस थोड़ा बहुत तुम्हें डिफरेंस दिखेगा। फिर उन्हीं डिफरेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कहाँ किस जगह पे कौन सा डेटा टाइप यूज़ करना हमारे लिए सही होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर की। नंबर क्या करता है, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करता है। कैसी वैल्यू स्टोर करता है, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, नंबर का यूज़ करते हैं। एक बुलियन होता है हमारा, ये भी हमारा क्या है, एक डेटा टाइप है, ये भी किसका पार्ट है, हमारा नंबर का। बुलियन में हमारी कैसी वैल्यू आती है, ट्रू फॉल्स वाली जो वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बुलियन बोलते हैं, ठीक है। अब नंबर में हमारी कैसी कैसी वैल्यू आती है, फ्लोटिंग पॉइंट आ गई, हमारी कम्प्लेक्स आ गई। फ्लोटिंग वाली कौन सी होती है, जो पॉइंट वाली होती है। कम्प्लेक्स हो गई, जो आयोटा के फॉर्म में जो वैल्यू होते हैं वो हमारी कम्प्लेक्स हो गई। उसके बाद नंबर हो गई, नंबर में हमारे माइनस वाले भी आते हैं और प्लस वाले भी आते हैं, जीरो को इंक्लूड करके। अब बात आती है सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, मतलब इसमें जितने भी आइटम होंगे वो एक सीक्वेंस में चलेंगे। और हर एक आइटम को हम कैसे पहचान करते हैं, उसकी इंडेक्स से, ठीक है। किसी भी आइटम की अगर पहचान करनी तो वो कैसे होगी, इंडेक्स से। इंडेक्स क्या होता है, हमारा इंटीजर टाइप का इंडेक्स होता है। वो इंडेक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये जो डेटा टाइप है ये अपने आप में इनके एक अच्छे खासे टॉपिक हैं, जिनको हम डीपली क्या है ना डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। तो अभी के लिए हम इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रहे हैं एज अ डेटा टाइप, कि भाई डेटा टाइप क्या होते हैं। थोड़ा बेसिक तुम्हें इनके बारे में पता चल जाएगा। वैसे हमें क्या है, इनको एक अच्छा खासा टाइम देके डीप में इनकी डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारे सीक्वेंस में कौन से डेटा टाइप आते हैं। पहला आता है हमारा स्ट्रिंग, उसके बाद है लिस्ट, उसके बाद है टपल।
और एक और है हमारा ये सेट अगला। तो इन सारी चीज़ों में तुम देखोगे तुम्हें कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस इनमें है। ठीक है, अब पहले देखो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग क्या है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है जिसको हम कोट्स के अंदर लिखते हैं। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स के अंदर भी हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारे स्ट्रिंग, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आ गई हमारी लिस्ट। लिस्ट भी हमारी क्या है? सीक्वेंस में चलती है। अब इनको हम कैसे पहचान करते हैं इसकी? यहाँ हमारे इंडेक्स चलते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ऐसे करके हम क्या करते हैं? पहचान करते हैं। और इंडेक्स हमारा 0 भी प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें हमारी डिस्कस होंगी जब हम ये सारी चीज़ें डीप में डिस्कशन करें। अब मैं बता रही हूँ स्ट्रिंग होता क्या है हमारा? सीक्वेंस में चलता है, इंडेक्स से इनकी पहचान होती है और इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर होता है। ठीक है, अब आगे लिस्ट। लिस्ट में हमने कोई भी हम क्या लिखेंगे? वैल्यूज़ लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लिखेंगे लिस्ट के अंदर। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हो सकती है, नॉन न्यूमेरिक भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। बात क्या है? इनको हम ये वाली जो ब्रैकेट होती है हमारी स्क्वायर ब्रैकेट, इनके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, लिस्ट को किसके अंदर लिखा जाता है? स्क्वायर ब्रैकेट के, कोमा सेपरेटेड इसमें क्या होती है? वैल्यू होती है। एक और बात, लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं? डुप्लीकेट वैल्यू भी हमारी लिस्ट के अंदर आ सकती है। उसके बाद आता है हमारा टपल। टपल क्या है कि भाई इसमें भी ऐसे ही हमारी वैल्यू होती है। इसमें हम क्या है? स्क्वायर ब्रैकेट की बजाय हम ये सर्कुलर ब्रैकेट हम यहाँ यूज़ करते हैं। और वैल्यू हमारी क्या है? जैसे हमारी लिस्ट में थी वैसे ही वैल्यू यहाँ भी जाती है। अब इनमें एक और डिफरेंस है दोनों में। अब जैसे मैंने एक बार हमारी लिस्ट बना दी, ठीक है, अब मेरे को यहाँ 2 की जगह 5 करना है तो वो मैं चेंज कर सकती हूँ। ठीक है, लेकिन टप्पल में मैं ये चेंज नहीं कर सकती। जो एक बार बना दिया तो बना दिया, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, तो अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मैं साथ साथ इनका यूज़ भी बता रही हूँ। अब देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि भाई जहाँ मेरे को बार बार चेंज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, स्टूडेंट का डेटा हो गया, आज उसके मार्क्स अपलोड करने हैं, कल अपलोड करने हैं, कुछ चेंज करना है, तो उसके लिए मैं लिस्ट का यूज़ करूँगी। लेकिन अब जैसे क्या हो गया? मंथ के नेम हो गए, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, वो 12 है, 12 ही रहेंगे। एक बार मैंने लिख दिया है, मेरे को पता है उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत इतनी नहीं पड़ेगी, तो मैं किसका यूज़ करूँगी? टपल का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं क्या है? इनका यूज़ करूँगी। अब बात आती है हमारी सेट की। सेट क्या होते हैं? अब सेट में क्या होता है? अनऑर्डर्ड एलिमेंट होते हैं। कैसे एलिमेंट होते हैं? अनऑर्डर्ड। अब यहाँ जैसे हमने देखा सीक्वेंस में क्या होते हैं? हमारे ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होते हैं, और सेट में क्या होते हैं? हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं। एक तो डिफरेंस यहाँ आ गया। दूसरा क्या है? जैसे लिस्ट था, काम तो ये इनकी तरह ही करता है। और एक ये करली ब्रेसेस में आएगा। लिस्ट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में आ रहा था, ये हमारा सर्कुलर ब्रैकेट में आ रहा था टपल, और सेट हमारा किस में आएगा? करली ब्रेसेस में आएगा। उसके बाद जैसे लिस्ट में हमारी डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है, सेट में हमारी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती, सारी क्या है? सिंगल सिंगल वैल्यू होंगी, उनको हम रिपीट नहीं कर सकते दोबारा। ठीक है, उसके बाद है मैपिंग। मैपिंग में कैसे डाटा आती है? अनऑर्डर डाटा आती है। ठीक है, मैपिंग के कितने वो है हमारे पास डेटा टाइप? इसका एक डेटा टाइप है जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्शनरी। ठीक है, मैं वैल्यू को हम मैप करके देखते हैं। मैप करके मतलब जैसे हमारा राम हो गया, राम से रिलेटेड जो वैल्यू है वो हम क्या करेंगे? सर्च करेंगे। ठीक है, एक ये होती है की होती है, और की के साथ क्या होती है? वैल्यू होती है। की मैपिंग किसके साथ होती है? वैल्यू के साथ होती है। ये हो गया। की वैल्यू हमारी किसके साथ होती है? वैल्यू के साथ होती है। और जब की और वैल्यू का पेयर बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक आइटम बोलते हैं। और इस आइटम को हम किससे सेपरेट करते हैं? कोमा से। एक आइटम हमारा ये हो गया, दूसरा आइटम हमारा ये हो गया। ठीक है, ये दो आइटम हैं, इनको हमने किससे सेपरेट किया है? कोमा से। और इन आइटम हमारे बनते कैसे हैं? एक की से और एक किससे? हमारा वैल्यू से। जो राम है यहाँ वो क्या है? हमारा की है, और श्याम राम और श्याम हमारे यहाँ की है, और ये जो 78 और 48 जो हमारा लिखा हुआ है, 48 लिखा हुआ है, वो हमारे यहाँ क्या है? वैल्यू। ठीक है, तो मैपिंग का हमारा डेटा टाइप है डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी कैसे काम करता है? की और वैल्यू के पेयर से। एक की होगी, उस की हमारी मैपिंग किससे होगी? वैल्यू से। की लिखेंगे, की के बाद हम क्या लिखेंगे? हमारी ये डबल कोलन,
और कोलन के बाद की क्या आएगी, वैल्यू आएगी। ठीक है, और ये जो हमारा पूरा जो सेट बन जाता है, इस सेट को हम क्या बोलते हैं, आइटम बोलते हैं। ठीक है, और इस आइटम के कलेक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं, डिक्शनरी बोल देते हैं भाई। ये मैंने जैसे की वैल्यू का पेयर एक ये यहाँ बनाया, उसको कोमा से सेपरेट किया, फिर एक और की वैल्यू का पेयर बनाया, और ये जो सारा बन गया ये हमारे पास क्या बन गया, डिक्शनरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नन की। अगर हमारे पास क्या है, कोई वैल्यू है ही नहीं हमारे वेरिएबल में, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, हम बताएंगे कि हमारी क्या है, वैल्यू की एब्सेंस अगर हमें शो करनी है तो हम किस टाइप का यूज़ करते हैं, किस डेटा टाइप का यूज़ करते हैं, नन का यूज़ करते हैं। एक और बात, नन का मतलब ये नहीं है कि ये ज़ीरो है, नन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बात है कि भाई हमारे इस डेटा टाइप में कोई भी वैल्यू नहीं है, इस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें ज़ीरो है। ठीक है, ज़ीरो और नन हमारे बिल्कुल भी सेम नहीं होंगे। ठीक है भाई, एक और पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, कमेंट्स। पाइथन में कमेंट्स के लिए हम किसका यूज़ करते हैं। पाइथन में कमेंट्स का क्या मतलब होता है, अब जैसे मैंने कोई कोड लिखा, कोड लिखने के बाद हमारे हर एक कोड की हर एक जो पूरा कोड लिखा है उसकी एक एक स्टेटमेंट हमारी लाइन बाय लाइन क्या होती है, रन होती है, एग्जीक्यूट होती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कुछ स्टेटमेंट हमारी एग्जीक्यूट ना हो, लेकिन सिर्फ मैं उसको लिख दूँ, तो उसको हम क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट के सामने, उस लाइन के सामने मैं हैश लिख दूंगी, तो वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, लेकिन हमें लिखी जरूर दिखेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट्स बोलते हैं। और पाइथन में कमेंट के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हैश सिंबल का यूज़ करते हैं। ठीक है भाई, अगर मल्टीपल लाइन में कमेंट देना है तो भी हम हैश का यूज़ करेंगे, हर एक लाइन के सामने मैं क्या लगा दूंगी, हैश लगा दूंगी। अब है हमारे जो डेटा टाइप हमने पढ़े थे ये सारे, इनमें मैंने म्यूटेबल और इम्यूटेबल बताऊंगी आपको, क्या इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं और इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। म्यूटेबल डेटा टाइप वो होते हैं जिनको मैं क्या कर सकूँ, चेंज कर सकूँ। एक बार मैंने बनाया, उसमें वैल्यू असाइन करी, अब कुछ टाइम बाद मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये वैल्यू हटा देनी चाहिए, ये इंसर्ट कर देनी चाहिए, कोई वैल्यू अपडेट करनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या है, म्यूटेबल डेटा टाइप चाहिएगा। उसी डेटा टाइप को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेबल बोलते हैं। इम्यूटेबल वो है कि भाई जिसमें मैंने एक बार वो डेटा टाइप में वैल्यू डाल दी, एक बार उसको क्रिएट कर दिया, उसके बाद मैं उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकती, वो हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, अगर मैं इम्यूटेबल, मान लो मैंने कोई डेटा टाइप बनाया इम्यूटेबल टाइप का, ठीक है, वो इम्यूटेबल टाइप का है और मैं चाहती हूँ उसको चेंज करूँ, मैं उसमें चेंज करने की कोशिश भी करती हूँ। अगर मैं उसको चेंज करने की कोशिश करूँगी तो मेरे को एरर दिखेगी, और वो एरर क्या होगी, टाइप एरर होगी। ठीक है, तो इम्यूटेबल में डेटा टाइप को हम एक बार बनाने के बाद चेंज नहीं कर सकते, वैल्यू असाइन करने के बाद चेंज नहीं कर सकते, लेकिन म्यूटेबल में हम चेंज कर सकते हैं। अब म्यूटेबल के एग्जाम्पल तुम देखोगे, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। इम्यूटेबल के देखोगे, टप्पल, डिक्शनरी और टप्पल, स्ट्रिंग और फ्लोट, कम्प्लेक्स, ये हमारे सारे किसका एग्जाम्पल है, इम्यूटेबल का। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से बन जाता है, तुम्हें 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो पूछेगा कौन सा डेटा टाइप इम्यूटेबल है, कौन सा क्या है, म्यूटेबल है। ठीक है, ऐसा कुछ करके। तो अब ये याद करने का सिंपल सा तरीका बताती हूँ, नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज। तुम्हें सिर्फ ये 3 चीज़ें याद रखनी है, कौन सी, लिस्ट, सेट और डिक्शनरी। ये 3 जो है हमारे म्यूटेबल डेटा टाइप है, इनको छोड़ के जितने भी बचेंगे वो सारे हमारे क्या होंगे, इम्यूटेबल डेटा टाइप। तो सिर्फ तुम ये 3 याद रखोगे। अगर तुम्हें पूछा गया है, तुमसे पूछा गया है कि वही कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है, तुम ऑप्शन में देखोगे ये इन 3 चीज़ों में से कोई एक तो नहीं है, और इनमें से कोई एक है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो म्यूटेबल डेटा टाइप हो जाएगा। उसके अलावा जितने बचेंगे वो हमारे क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, तो ये हमारे टॉपिक यहाँ हमने सारे आज डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद जो हमारे जो मैं वीडियो लेके आऊँगी वो होगी हमारे ऑपरेटर के ऊपर। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन सारे हम एक वीडियो में कवर कर लेंगे। होप सो 10 से 12 वीडियोस में हमारी पूरी पाइथन जितनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं कवर कर दूँगी।